और 9 साल का क्योंकि जश्न मोदी सरकार बना रही है, तो जरूरी है कि आईना भी दिखाया जाता रहे। नरेंद्र मोदी जी ने वो कीर्तिमान स्थापित किया है जो इस देश के 14 प्रधानमंत्री उनसे पहले नहीं कर पाए हैं। इस देश के 14 प्रधानमंत्रियों ने कुल मिलाकर मात्र 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया। 67 साल में 14 प्रधानमंत्रियों ने कुल 55 लाख करोड़ का कब्जा लिया, और हर बार रेस में आगे रहने की चाहत वाले नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 9 साल में हिंदुस्तान का कर्जा तिगुना कर दिया। 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्जा उन्होंने मात्र 9 साल में ले लिया। कहां 67 साल में 55 लाख करोड़ लिया गया था। तो एक नया कीर्तिमान उन्होंने वो स्थापित किया जो इस देश के 14 और प्रधानमंत्री नहीं कर पाए। सिंपल तौर पे बता दूं, अगर इस समय, इस वक्त, इस सेकंड पर एक बच्चा इस देश में पैदा हो रहा है तो उसके सिर पर भी 1,20,000 रुपए का कर्जा लादने का काम मोदी सरकार ने पिछले 9 साल में किया है। और अगर और सिंपली बोलने पर आ जाऊं तो हर सेकंड इस सरकार ने 4 लाख रुपए का कर्जा लिया है, हर मिनट पर लगभग 2.5 करोड़ का लिया है, हर घंटे पर 144 करोड़ का कर्जा लिया है, 3,456 करोड़ का कर्जा हर दिन लिया है, हर महीने 1 लाख करोड़ से ज्यादा, और हर साल लगभग 12.5 लाख करोड़ का कर्जा लिया है। इसीलिए 9 सालों में 100 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा लेने का कीर्तिमान और इस देश के लोगों पर कर्जा के बोझ तले उनको दबाने का कीर्तिमान नरेंद्र मोदी जी ने स्थापित किया है। आप इनसे कोई भी सवाल पूछिए, बाकी देशों की बात करते हैं तो उस पर भी आईना दिखाना जरूरी है। भारत का डेट टू जीडीपी रेशियो, मतलब कर्ज और जीडीपी का जो अनुपात होता है, जो रेशियो होता है, वो 84% पर है इस समय। और हमारे तरह की जो इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज हैं या प्रगतिशील डेवलपिंग इकोनॉमीज जिनको कहते हैं, उनका औसतन ये रेशियो 64.5% पे है। हमारा 84% पर है, उनका 64.5% पे है, 64.5% पर। एक समस्या और भी है, जब आपका ऋण 155 लाख करोड़ हो जाता है तो उस पर आपको ब्याज भी चुकाना पड़ता है। हर साल 11 लाख करोड़ तो सिर्फ ब्याज चुकाने में, मतलब इंटरेस्ट पेमेंट में दिया जा रहा है। 11 लाख करोड़। उससे कितने आईआईटीज, कितने एम्स बन सकते हैं, कितने लोगों का इलाज हो सकता है, कितने बच्चे कुपोषित होने से बच सकते हैं, कितनी मिड डे स्कीम्स चल सकती हैं, इसका अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता है। 11 लाख करोड़ सिर्फ इस डेट की सर्विसिंग में, जिसको इंटरेस्ट पेमेंट कहते हैं, होता है। लेकिन एक बहुत भयावह चीज हो रही है। सीएजी की रिपोर्ट, यह हमारी रिपोर्ट नहीं है, यह सीएजी की रिपोर्ट है, और सीएजी की रिपोर्ट यह साफ तौर से कहती है कि 2020 में ही हमारी जो ऋण स्थिरता थी, जिसको डेट स्टेबिलिटी कहते हैं, वो नेगेटिव में जा चुकी थी। और तब डेट टू जीडीपी रेशियो, तब ऋण और जीडीपी का अनुपात मात्र 52% था। अब वो 84% है। तो हमारी डेट रीपेमेंट की, कर्जे को पाटने की क्षमता पर भी सवाल उठाया जा रहा है। यह भयावह स्थिति हो रही है। एक और बड़ा सवाल है, और यह बड़ा सवाल हम सबके मन में आना चाहिए, क्योंकि सरकार आपको खर्रे बताने लगती है। हां, हमने कर्जा लिया, हमने 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन दिया। इसका फायदा किसको हो रहा है? क्या इसका फायदा गरीब को हो रहा है? क्या इसका फायदा मध्यम वर्ग को हो रहा है? क्या इसका फायदा निम्न मध्यम वर्ग को, आम आदमी को, युवा को, स्टूडेंट को हो रहा है? आप सुनकर भौचक्के रह जाएंगे कि ये जो इतना बड़ा बड़ा कर्जा उठाया जा रहा है, हमें और आपको कर्जे के तले दबाया जा रहा है, इसका फायदा न गरीब को है न मध्यम वर्ग को है। इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों को है। इस कर्जा लेने के दौरान 23 करोड़ लोग गरीबी की सीमा रेखा से नीचे चले गए। 83% लोगों की आय कम हुई। 11,000 से ज्यादा तो लघु मध्यम उद्योग, जिनको एमएसएमई कहा जाता है, वो पिछले साल ही बंद हो गए।
लेकिन जो अरबपतियों की संख्या 2020 में 102 पर थी, वो जरूर बढ़ के 166 पर पहुंच गई। तो इसका फायदा भी सिर्फ और सिर्फ धन्ना सेठों को, अमीरों को और मोदी जी के परम प्रिय मित्रों को हो रहा है। अब दूसरा सवाल उठता है, ठीक है उनको फायदा हो रहा है, भाई वो तो पार्ट ऑफ इंडिया ग्रोथ स्टोरी है। अगर मोदी जी की सुन लीजिए, हमारा आपका क्या योगदान है, हम कुछ नहीं करते हैं, वो 10% लोग बहुत कुछ करते हैं। लेकिन सत्य उससे विपरीत है, क्योंकि ना वो भारत की विकास दर में अपना योगदान दे रहे हैं, ना टैक्स दे रहे हैं उतना। टैक्स वसूली हमसे, आपसे, गरीबों से, निम्न मध्यम वर्ग से करी जा रही है, कर्जा हमारे ऊपर लादा जा रहा है और सारा का सारा लाभ पूंजीपतियों को मिल रहा है। और इसीलिए जो दूसरा एक मुद्दा है पिछले 9 सालों का, एक तो है कि कर्जा तिगुना कर दिया, 100 लाख करोड़ का कर्जा उठा लिया 9 सालों में, और दूसरा एक है जो ये कहेंगे और कहते कहते थकते नहीं है, टैक्स कलेक्शन भी तिगुना हो गया, टैक्स कलेक्शन भी तिगुना हो गया। इससे ज्यादा वाहियात, इससे ज्यादा बड़ा कुतर्क और इससे ज्यादा नैतिक दिवालियापन का कोई और बयान और शर्मिंदगी का ये सरकार दे नहीं सकती है। क्योंकि इसकी भी असलियत सुन लीजिए, और ये असलियत सुननी और समझनी दोनों जरूरी है। जो भयावह आर्थिक असमानता है इस देश में, उसका नतीजा है कि जो सबसे निचला 50% इस देश का तबका है, अगर इस देश की आबादी को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए, 50% अमीर और 50% सबसे निचला तबका, तो जो 50% सबसे निचला तबका है वो जीएसटी कलेक्शन का 64% पैसा दे रहा है। सबसे गरीब 50% जीएसटी का 2/3 से ज्यादा पैसा दे रहा है, 64%। मध्यम वर्ग 40% जीएसटी का पैसा दे रहा है। लेकिन क्या आप यह सुनकर भौचक्के रह जाएंगे कि जो 10% लोग जिनके हाथ में हिंदुस्तान के 80% संसाधन और संपत्ति है, वो मात्र 3 से 4% समूचे जीएसटी कलेक्शन का पैसा दे रहे हैं। सबसे गरीब 50% इस देश की जनता सारे जीएसटी का 64% दे रही है। उनके पास इस देश की मात्र 3% संपत्ति है, और जिन 10% की इस देश की 80% संपत्ति पर कब्जा करके बैठे हैं, वो मात्र 3% जीएसटी कलेक्शन का दे रहे हैं। क्योंकि एक बात साफ है, और ये पानी की तरह साफ है, कि आटा, दही, दवाई, पढ़ाई, इन सब पर जीएसटी लगाकर जो वसूली सरकार कर रही है, उसका खामियाजा तो गरीब आदमी को भुगतना पड़ रहा है, उसका खामियाजा तो मिडिल क्लास को भुगतना पड़ रहा है। धन्ना सेठ तो सब मस्त है, लेकिन सरकार सब कुछ जानते बूझते हुए भी सिर्फ और सिर्फ छुपाने पर तथ्यों को तुली हुई है। ये सारी चीजें कोई आइसोलेशन में नहीं हो रही हैं। इन सारी चीजों का अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पड़ रहा है। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो कंजम्पशन, मतलब उपभोग होता है। हमारा उपभोग जीडीपी का 61.1% था वित्तीय वर्ष 2022 में, वो गिरकर 60% पर आ गया है अभी हाल ही के जीडीपी डेटा में, जिसको लेकर ये कसीदे पढ़ रहे थे। ये बहुत बड़ा भयावह स्थिति है कि देश के लोग गरीबी के चलते, महंगाई के चलते, टैक्स वसूली के चलते कम कंज्यूम कर रहे हैं, कम उपभोग कर रहे हैं। यह गरीबी का सबसे बड़ा सूचक होता है। और आपकी जानकारी के लिए हमने इस मंच से पहले भी साझा किया, अभी भी साझा कर देते हैं। वसूली तो आप ही की जेबों से हो रही है, डाका तो आप ही के पर्स पे पड़ रहा है, आप ही के घर के बजट पर पड़ रहा है। इस देश में अगर परचेजिंग पावर ऑफ रुपी की पैरिटी से देखा जाए तो सबसे महंगी दुनिया की रसोई गैस भारत में बिक रही है, तीसरा सबसे महंगा पेट्रोल भारत में बिक रहा है, 8वां सबसे महंगा डीजल भारत में बिक रहा है। तो भैया अच्छे दिन किसके आए हैं? कहां है वो मायावी अच्छे दिन जो आ ही नहीं पाए हैं? कर्जे के तले हम दबे हैं, उपभोग हम कम कर रहे हैं, महंगाई से हम त्रस्त हैं, लगातार पेट्रोल, डीजल, एलपीजी के दामों को बढ़ाया जा रहा है। और अंत में एक बात मैं ये जरूर कहूंगी कि ये कहनी जरूरी है कि जो टैक्स वसूली हो रही है, चाहे वो जीएसटी के थ्रू हो, चाहे वो एक्साइज ड्यूटी, फ्यूल के थ्रू हो, जहां पर आपको महंगा एलपीजी, महंगी पेट्रोल, महंगी डीजल, और डीजल के महंगे होते बाकी फल, फ्रूट, सब्जी जो सब महंगी है, उसका प्रभाव आम आदमी पर पड़ रहा है, उसका प्रभाव
मोदी जी के मित्र मंडली पर नहीं पड़ रहा है, धन्ना सेठों पर नहीं पड़ रहा है। और इसीलिए अंत में हम यह जरूर कहना चाहते हैं कि गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए बड़ी बड़ी बातें करते थे मान्यवर। बातें तो ऐसी करते थे कि दिल्ली में बैठी हुई एक इनकॉम्पिटेंट करप्ट सरकार है। वो अलंकार, वो नाकामी के, वो निकम्मेपन के, वो भ्रष्टाचार के अलंकार अब मोदी सरकार से ज्यादा अलंकृत किसी को नहीं करते हैं। और इसीलिए हम इस मंच से मांग करते हैं कि इस देश को कर्जे के तरह दबाने के लिए, इस देश में टैक्स वसूली के चलते, इस देश में जो आर्थिक असमानता बढ़ी है, जो अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, जो ना आप सुर्खियों से ठीक कर सकते हैं, ना आप व्हाट्सएप फॉरवर्ड से ठीक कर सकते हैं, उसको ठीक करने के लिए तो आपको आर्थिक प्रबंधन पर ध्यान देना होगा। लेकिन इस मंच से हम एक श्वेत पत्र की मांग करते हैं, क्योंकि भयावह स्थिति भारत की इकोनॉमी की है और उसका जवाब जरूर मिलना चाहिए। दिक्कत क्या है कि जिन मंत्री का आप नाम ले रहे हैं उनका काम अपना मंत्रालय चलाना तो है नहीं, उनका काम फेक न्यूज फैलाना, राहुल गांधी के खिलाफ अपशब्द बोलना और बड़बोलापन है। अगर अपना ध्यान थोड़ा सा मंत्रालय पर देते तो वो इस तरह का झूठ ना बोलते। और मैं बताती हूं क्यों। कच्चे तेल का औसतन दाम भारत में 2014 से यूक्रेन का युद्ध शुरू होने से पहले $65 था, 65। और युद्ध के शुरू होने के बाद बढ़ा, यूक्रेन रशिया के युद्ध शुरू के बाद अब वो 70-75 के बीच में आ गया है, 75। आपका दाम घटा है, पेट्रोल डीजल का दाम घटा है। ये कौन सा लॉजिक है कि बढ़ा नहीं है? डीरेगुलेटेड है ना इस देश में पेट्रोल और डीजल। तो अगर डीरेगुलेटेड है तो उसका मतलब है कि अगर विश्व में कच्चे तेल का दाम गिरेगा तो हम सस्ता पेट्रोल और डीजल खरीदेंगे, अगर बढ़ेगा तो हम महंगा देंगे। लगातार दाम गिर रहा है, 60 से 65 था 2014 से युद्ध शुरू होने से पहले। क्या आपके पेट्रोल और डीजल का दाम कम हुआ? नहीं, सरकार ने आपके गला रेत के मुनाफाखोरी करी। और अब यह सरकार हमको यह दिलासा दे रही है कि हमने बढ़ाए नहीं दाम, आपने किसी पर उपकार किया है, आपको दाम घटाने चाहिए। अभी भी आप लूट खसोटी और मुनाफाखोरी कर रहे हैं। थोड़ा सा अपने डिपार्टमेंट को देखते तो कच्चे तेल के दाम का अनुभव होता, इस तरह के कुतर्क और तर्कहीन जवाब ना देते। No, I am not going to sit here and say that we can go the India and we can go the Sri Lanka and Pakistan way. I think I'm coming to that. I think the fundamentals of our economy are strong. They need to be strengthened. I don't think I'm going to sit here and do rumor mongering. But yes, I will say that while the fundamentals are strong, perhaps we have a consumption story. We have an India which will spend if you put money in their hands. But the reality also is that in the last 9 years, there has been no focus on economic management. The mainstay of the Indian economy is consumption. Any government should lose sleep if consumption begins to falter, and that's what is happening. Any economy worth his salt, if he can spell economy backwards, and if he is not abusing a former RBI governor or a former CA or a former finance minister, will tell you the mainstay, 60%, 2/3 of our GDP is consumption oriented. And if consumption begins to falter, we must bury. But I will not do the rumor mongering. However, I will point out a CAG report to you. The CAG report for financial year 2020 very clearly said that debt stability had turned negative. And at that time, India's debt to GDP ratio was 52.5%. That has gone up to 84%. Questions will be raised on can we service this debt. और मैं इसको हिंदी में भी बोलूंगी, और हिंदी में बोलना इसलिए जरूरी है, मैं नहीं सोचती कि भारत की हालत श्रीलंका या पाकिस्तान जैसी बदहाल होगी। मुझे लगता है कि जो जड़ें हैं हमारी अर्थव्यवस्था की वो मजबूत है। उसको लगातार क्षण क्षण चीर करने का काम मोदी सरकार ने पुरजोर तरीके से किया है। अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करने का, बदहाल करने का पूरी तरह से काम किया गया, क्योंकि वो प्राथमिकता ही नहीं है। लेकिन आपको मैं सीएजी की ही रिपोर्ट का हवाला देकर यह बताना चाहती हूं कि सीएजी ने ऋण स्थिरता को नेगेटिव करार दे दिया था वित्तीय वर्ष 2020 में, जब डेट टू जीडीपी रेशियो मात्र 52% था। आज वो डेट टू जीडीपी रेशियो अगर 84% हो गया है, तो भारत की ऋण चुकाने की क्षमता पर
संदेह, संशय और सवाल उठना लाजमी है। सरकार को इसका ध्यान देना चाहिए। लेकिन ध्यान देने के बजाय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहेंगे? हमने दाम बढ़ाया नहीं। प्रभु, आपको दाम घटाना है। विश्व में आधे दाम पर बिक रहा है पेट्रोल डीजल, हम दुगने पर खरीद रहे हैं। दुनिया की सबसे महंगी रसोई गैस देश में बिक रही है। 4.5 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी अपना सिलेंडर दोबारा नहीं बढ़ा पा रहे हैं और इनसे 9 साल का हिसाब मांगो तो क्या रोना रोते हैं? क्या कोई कहेंगे कल आप हमने उज्ज्वला दिया, उज्ज्वला दिया। अरे भैया, उज्ज्वला के कितने लोग दोबारा से सिलेंडर भरा पा रहे हैं यह भी तो पता कर लीजिए। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह को 2-3 बातों का जवाब देना चाहिए। आपका सवाल का जवाब मैं जरूर दूंगी। गृह मंत्री अमित शाह गुजरात घूम रहे हैं, उनको मणिपुर में होना चाहिए। धू धू करके जल रहा है मणिपुर, वहां क्या पर्यटन करने गए थे? इस देश के गृह मंत्री हैं। गोलीबारी होती है मिजोरम और असम में और वो चुपचाप बैठे रहते हैं। इस देश की सबसे डेकोरेटेड एथलीट्स घसीटी जाती है सड़कों पर उनकी निरंकुश पुलिस से और वो चुप रहते हैं। क्या बात करते हैं आप लोग? गृह मंत्री अमित शाह गुजरात पर्यटन पर गए या मणिपुर पर्यटन पर गए थे? और गृह मंत्री अमित शाह से मेरा पलटकर सवाल है, आतंकियों की बात करने का ना अब आपको और आपके आका को जरा सा भी नैतिक अधिकार नहीं है। और इसलिए नहीं है क्योंकि 1 महीने से कम समय में 2 आतंकी वारदातें हुई इस देश में। पुंछ में हमारे 5 जाबाज शहीद हुए और राजौरी में हमारे 5 जाबाज शहीद हुए। आपने एक श्रद्धांजलि, एक संवेदना, एक शब्द सुना गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से? प्रधानमंत्री को क्या लगता है हमारे जाबाज शहीद हो गए, आतंकी हमले में शहीद होंगे, उसकी जिम्मेदारी टेरर ऑर्गेनाइजेशंस ले रही हैं और प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं फूटता है? तो उससे क्या आतंक नहीं हो रहा है? गृह मंत्री पहले इन बातों का जवाब दे। शर्म आनी चाहिए। अगर कोई और होता तो अपने पद से अभी तक रिजाइन कर दिया होता। सारे सरकार को और सारे समाज को पता है कि बृजभूषण शरण सिंह को कौन बचा रहा है और उनको बचाने वाले अमित शाह और नरेंद्र मोदी हैं। मुझे लगता है कि मेरे नेता ने, चाहे वो देश में ये बात कही हो चाहे विदेश में ये बात कही हो, उन्होंने पूरी तरह से इस बात को स्थापित कर दिया है कि आज के दौर में लड़ाई गांधी बनाम गोडसे है। आप गिरिराज सिंह का नाम बता रही हैं, कल पूर्व मुख्यमंत्री भी यही बोल रहे थे कि गोडसे बड़े भारत के वीर सपूत हैं। कौन से वीर सपूत हैं गोडसे? लगाइए लोग गोडसे जिंदाबाद का नारा अगर इतने वीर हैं। क्यों वैधता के लिए गांधी के आगे सिर झुकाते हैं? क्यों प्रधानमंत्री को विदेश जाकर गांधी की प्रतिमा का अनावरण करना पड़ता है और नतमस्तक होना पड़ता है? और क्यों प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों को, अपने पूर्व मुख्यमंत्रियों को, अपने नेताओं को चुप रहने की हिदायत नहीं देते हैं? क्यों वो उनको नहीं डांटते? क्या प्रधानमंत्री को इस बात का संज्ञान नहीं है कि गिरिराज सिंह ने यह कहा? सारी लड़ाई इस देश में, सारी लड़ाई आज के वक्त में गांधी बनाम गोडसे की है। गांधी सत्य, प्रेम, अहिंसा, मोहब्बत के अनुयायी हैं और गोडसे के जो उपासक हैं वो नफरत के साथ खड़े हैं। इनमें से 4 लोगों से कहिए हाथ उठाकर नारा लगाएं गोडसे मुर्दाबाद, लगा नहीं पाएंगे। ये इनकी नैतिकता है। I think as Rahul ji has said, whether it is in India or overseas, the contest in ideologies today is the contest between Gandhi and Godse. Gandhi represents all that is good within us, in our society, whether it is truth, whether it's non-violence, or whether it is love. And Godse stands for violence, he stands for hatred, he stands for lies. And which is why the question, why do people from the BJP, why do senior leaders from the BJP, whether it's a Giriraj Singh or the former Chief Minister of Uttarakhand, go on glorifying Godse? And why does Mr. Modi not take cognizance of this? Mr. Modi, whether in India or overseas, eventually has to find legitimacy by Gandhi and Gandhi alone. And which is why you don't see him going and inaugurating statues of Godse. He goes and bows before Gandhi because Gandhi is the biggest apostle of peace, love, and humanity. And the war of our times is between Godse and Gandhi. We know who's standing with Godse because we are certainly standing steadfastly with Gandhi. देखिए, मेरा ये मानना है कि ये बिल्कुल मुद्दा विहीन राजनीति हो रही है इस देश में। हर शाम को दुकान सजाई जाती है टीवी चैनल पर और ऐसे विषयों पर डिबेट होता है और फिर टेलीविजन स्टूडियो में मारपीट तक की नौबतें आ गई हैं। अब हाथापाई हो रही है।
ये हमारा सभ्य समाज बैठकर जो प्राइम टाइम टीवी देखता है वो ये देख रहा है। ये मुद्दा ही नहीं है, ये कोई मुद्दा है? इसी तरह के मुद्दे तो कर्नाटक में भी कर रहे थे। क्या फायदा हुआ ऐसे मुद्दों का? मुद्दा इस देश का है बेरोजगारी, मुद्दा है महंगाई, मुद्दा है आर्थिक असमानता, मुद्दा है कर्ज का इस कदर बढ़ जाना। इस पर कोई चर्चा ही नहीं है। इस देश के हर व्यक्ति के ऊपर 1,20,000 का कर्जा है। मोदी जी ने कर्जे को तिगुना कर दिया है। 100 लाख करोड़ का कर्जा लाद दिया हम लोगों पर। पता नहीं हम वो कर्ज अदा भी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बहस इस पर होनी चाहिए, बहस अनर्गल मुद्दों पर होती है। कभी कहीं से कोई मुद्दा उठा लेते हैं, कभी किसी सोशल मीडिया की पोस्ट का उठा लेते हैं। अरे अगर करना ही है तो ये करिए ना कि भाजपा के नेता गोडसे के साथ क्यों खड़े, गोडसे का महिमा मंडन क्यों करते हैं, गोडसे की जय जयकार क्यों करते हैं? किसको फर्क पड़ता है औरंगजेब से? अनर्गल मुद्दा है, कोई मुद्दा नहीं है, तर्क विहीन मुद्दा और राजनीति है। क्योंकि आपने नाम लेके उनका सवाल पूछा है तो मैं नाम ही लेकर जवाब भी दे देती हूं। इस सरकार के कुछ मंत्री हैं, उसमें से एक हरदीप पुरी भी हैं। प्रवक्ता तो हैं ही, सांसद तो हैं ही, बड़े बड़े मंत्री। उनका अपने कोई उपयोगिता तो देखिए है नहीं सरकार में। सरकार 1.5 लोग चला रहे हैं, पार्टी भी 1.5 लोग चलाते हैं, तो इनकी कोई रेलेवेंसी नहीं है। ये बेचारे क्या करेंगे? ये इंतजार करते हैं कि कब राहुल जी कुछ कहें, कोई वक्तव्य दें, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, कोई विदेश का दौरा आ जाए, हमारी थोड़ी उपयोगिता बनी रहे। हमारे पास लोग आए, हमसे सवाल, और लोगों का भी काम है जा जाके उनसे पूछना, राहुल जी ने ये कह दिया बताइए, राहुल जी, उनका काम ही है, उनकी उपयोगिता ये है। और इसीलिए मैं उनको 2 रुपल्ली का ट्रोल कहती हूं। अच्छा नहीं लगता कहते हुए, मंत्री है भारत सरकार में, लेकिन इसीलिए कहती हूं। उनको चिंता होनी चाहिए कि पेट्रोल डीजल इतना महंगा क्यों है। उनको चिंता होनी चाहिए कि रसोई गैस सबसे महंगे दाम पर क्यों बिक रही है विश्व में। उनको चिंता क्या है? राहुल जी ने क्या कह दिया। राहुल जी को चिंता विदेश में या देश में रहकर होती है, गरीबों की होती है, युवाओं की होती है, किसानों की होती है, ट्रक ड्राइवर की होती है, मलिन बस्ती में रहने वाले लोगों की होती है, जिनकी चिंता आपको नहीं होती। आपको चिंता सिर्फ और सिर्फ एक आदमी की है। अब मुझसे यहां क्या कहलवाएंगे? एक मित्र जो मंत्रिमंडल पे भारी है, उसी की चिंता में सारी सरकार मस्त है। आई एम ग्लैड यू आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन। Shri Mallikarjun Kharge ji is not just an elected president of the Indian National Congress, India's main opposition party. He also happens to be the leader of opposition in the Rajya Sabha. And one expects that in an electoral parliamentary democracy like ours, when Shri Kharge ji writes a letter to the Prime Minister on an issue as grave and as serious as a rail accident which has resulted in the death of 288 Indians, a reply will come from the Prime Minister. Instead, 4 MPs, one of them who was fiddling with an exit door, one of them who was talking about monkeys, choose to reply. Who are you? आप कौन हैं? आपसे किसी ने सवाल का जवाब मांगा है? आपको रेल का राह आता है? आप कौन हैं? चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिखी गई है। The letter has been addressed to the Prime Minister, and what Kharge ji has said has been validated not just by 2 CAG reports, but by the Parliamentary Standing Committee and by the own senior official of the railway, the Southwest Rail official's letter. And so the question is that after a tragic accident where accountability should be fixed, where the Prime Minister should have addressed the nation, where the Prime Minister needs to take onus, where the Railway Minister should have been given marching orders, you have these 3 flunkies writing a letter. Who are they? The letter has been written to the Prime Minister of this country by the leader of the opposition in the Rajya Sabha and by the President of the Indian National Congress. Has Mr. Modi even received the letter? Is there an acceptance? Is there an acknowledgement that he has received the letter? Does he plan to respond to that letter? Because it's a very detailed letter, and he also writes it in his capacity of being a former railway minister. This is exactly how the government is running, and which is why we are where we are. And let me tell you, my friend, I say with a lot of caution, we must take the rail accident seriously. We cannot have another repetition of the kind that we saw in Balasore. मैं इसका हिंदी में भी जवाब दे देती हूं। श्री खड़गे जी ने जो प्रधानमंत्री को 11 सूत्रों का एक पत्र लिखा, वो सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष की हैसियत से ही नहीं, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी हैं, वो नेता प्रतिपक्ष भी हैं राज्यसभा में।
एक पूर्व रेल मंत्री हैं, और इतनी भयावह त्रासदी पर, जहां पर 288 लोगों की मौत हो गई, उन्होंने कुछ सुझाव दिए, एक पत्र लिखा, और उनकी जो लिखी हुई बातें हैं उसका वैलिडेशन, उसकी पुष्टि 2 सीएजी की रिपोर्ट, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट, साउथ वेस्ट रीजनल रेल के जो प्रबंधक हैं उनका खत, सब उसकी पुष्टि करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। क्या उनको वो चिट्ठी मिली नहीं? और ये कौन 4 लोग हैं? एक तो इसमें से हवाई जहाज में बैठ के हवाई जहाज का एग्जिट डोर खोलने की कोशिश करते हैं। ये कौन लोग हैं? इनको किसने हक दिया कि ये चिट्ठी लिखे? अरे चिट्ठी प्रधानमंत्री को, या तो ये 4 लोग अपने आप को प्रधानमंत्री कैंडिडेट समझ रहे हैं, तो बड़ी भयावह स्थिति है भैया। मोदी जी समझ लें, कौन अपने आप को प्रधानमंत्री कैंडिडेट समझ रहा है इनकी पार्टी में? चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिखी गई, ये जवाब उनके यहां से आना चाहिए। फुदक फुदक के ये 4 लोग जवाब दे रहे। कौन है भैया आप? किसने आपसे जवाब मांगा है? क्या पता है आपको रेल के बारे में? शांति से बैठ जाइए। अध्यक्ष ने चिट्ठी लिखी है, नेता प्रतिपक्ष ने चिट्ठी लिखी है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, हमारी लोकतंत्र की प्रणाली में जवाब तो प्रधानमंत्री के पास से आना चाहिए। असल में तो 288 लोगों की मौत के बाद कोई नैतिक हक नहीं है रेल मंत्री को अपने पद पर बने रहने का। प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते, वहां जाकर कैमरा पर, फोन पर पिलर पकड़ के बात करते हैं। ये ऐसे देश चलता है, और इसीलिए देश का ये हाल है जो हो गया है।